हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं क्रैक यूपीएससी विद अस और आज हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो विवेक सिंह सर के इको के 550 क्वेश्चंस हैं। वो हर साल 550 क्वेश्चंस निकालते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस बार अभी ये 2023 के क्वेश्चंस है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए इन्होंने निकाले थे। लेकिन इसका जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, बेसिक्स के जो क्वेश्चन है वो हम अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बेसिक हमेशा सेम ही रहेगा। तो इसमें हमने 50 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। उसकी 3 वीडियो है, वो हम उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। आज के आगे के 10 करते हैं। कुछ लोग बहुत स्पीड में भी कर रहे हैं इसको, लेकिन हम इसको थोड़ा स्लो स्पीड में रखेंगे, क्योंकि ये इसके जो कॉन्सेप्ट है वो समझ भी आने चाहिए। साथ साथ आप इनको देखेंगे, वो साथ में स्टैटिक पढ़ेंगे भी, तो आपका ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये चीज़ आपको समझ भी आएगी। एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट जो है एमसीक्यूज़ के थ्रू ज़्यादा समझ में आएंगे। लेकिन साथ में आपको बुक भी इनकी, चाहे विवेक सिंह सर की ही बुक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स भी इंक्लूडेड होता है एक। तो आप वो पढ़ सकते हैं। सो अभी लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो है 51। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इफ रुपी इज डेप्रिशिएटिंग। ओके, मान लो रुपी की वैल्यू कम हो रही है समझते हैं आप कि भाई $1 पहले 70 था, अब 80 हो गया। देन इट लीड्स टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट। यहाँ तक ये बात ठीक थी, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट बढ़ेगी, कि पहले 70 रुपये का डॉलर था, तो हमको पहले मान लो 10 kg कोई चीज़ हम लेके इंपोर्ट करते थे, तो पहले 70, फिर हमको 70 का 10 kg लेके आते थे, तो 70 रुपये डॉलर बनता था। और फिर वो हमको कितने, 700 रुपये देने होते थे। फिर वो 80 हो गया। मान लो $1 जो है वो 70 रुपये का है, और अब कोई चीज़ हम वो कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, 10 kg इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसका रेट भी पर डॉलर केजी है। $1 में 1 किलो ही मिल रहा है वो, तो हमको कितने, वो 70 की एक्सचेंज रेट है, 70 पर केजी है, तो क्या कितने का मिलेगा हमारे को वो, 700 रुपये का। अब ये डॉलर जो है 80 रुपये का हो गया। अब हमको वही 10 किलो कितने का मिलेगा, 800 रुपये का। तो इंपोर्ट का बिल बढ़ेगा इन रुपी टर्म्स, की पैसों के टर्म्स में बढ़ रहा है, 700 से 800 देने पड़ रहे हैं। लेकिन इन डॉलर्स टर्म देखो, आप डॉलर टर्म्स में देखो कि डॉलर अभी भी वही 10 रुपये ही लगने हैं, $10 ही लगने हैं, पहले भी और अभी भी बाद में भी। क्योंकि डॉलर के टर्म में रेट, वो डॉलर डेप्रिशिएट नहीं हुआ है, रुपी डेप्रिशिएट हुआ है। तो डॉलर अभी भी सेम ही है, तो डॉलर अभी भी हमको उतने ही देने हैं, क्योंकि उसका रेट मार्केट में $1 पर केजी है, तो वो वही देना है हमको। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझनी। कि इसकी दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं कि इफ़ द रुपी इज डेप्रिशिएटिंग, सेम बात, देन इट लीड्स टू अर्निंग मोर डॉलर पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट। नहीं, अगर हम रुपी के टर्म्स में ये ठीक है कि भाई डॉलर की जगह यहाँ रुपी होता है, मोर रुपी पर यूनिट ऑफ एक्सपोर्ट, वो ठीक है कि पहले वही डॉलर में जो है $1 70 रुपये का है, तो हम 1 kg जो है कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो अभी हमको एक्सपोर्ट करने पे उसके 70 रुपये मिल रहे हैं। जब ये 80 रुपये हो गया डॉलर, तो अब हमें उसी 1 kg के कितने रुपए मिल रहे हैं, 80 रुपये मिल रहे हैं। लेकिन डॉलर कैसे बढ़ जाएंगे, डॉलर तो पहले भी एक ही था, अभी भी एक ही मिलेगा, क्योंकि अब सिर्फ 80 रुपये देने पड़ेंगे एक डॉलर को खरीदने के लिए, लेकिन डॉलर तो सेम वही एक ही मिलेगा ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इसको डॉलर टर्म्स में पूछा गया है, तो डॉलर टर्म्स में हाँ, कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा तो रुपीज़ टर्म्स में, क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉरी, उसका आंसर हो जाएगा डी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिशिएशन। रुपी डेप्रिशिएशन का क्या इम्पैक्ट होगा, एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कंपेटेटिव। सही बात है। वही कैसे कंपेटेटिव, इसकी पहले एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर चुके हैं कि रुपी डेप्रिशिएट कैसे हेल्प करता है एक्सपोर्ट के कंपेटेटिवनेस में। मान लो हमारे देश में एक क्या है, हम वहाँ हमारे देश में, और हमारे देश में क्या है, 30 रुपये का बर्गर मिलता है, 30 रुपये का बर्गर मिलता है, और अमेरिका में वो बर्गर $1 का मिलता है। तो $1 का मिलता है, और जो हमारी नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो $1 60 रुपीज़ के बराबर है, 60 रुपीज़ के बराबर है ना। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि अभी हमको क्या है, अमेरिका को $2 मिलेंगे, 2 बर्गर मिल जाएंगे, अगर उन्होंने हम इंडिया से इंपोर्ट किए बर्गर, $1 में 2 बर्गर मिल जाएंगे। अब मान लो रुपी डेप्रिशिएट हो गया जी, रुपी डेप्रिशिएट होके 90 चला गया, तो $1 जो है अब 90 के बराबर है, $1 जो है वो 90 के इक्वल है। अब 90 के इक्वल है, अब उनको क्या हो जाएगा, अब एक ही डॉलर में उनको 3 बर्गर मिलेंगे। कितने बर्गर मिलेंगे, 3 बर्गर मिलेंगे। ठीक है, तो ट्रेड हमारा कंपेटिटिव हो जाएगा। क्योंकि रुपी डेप्रिशिएट होगा तो क्या हो जाएगा, हमारे उसकी रुपी की वैल्यू गिरेगी, और रुपी की वैल्यू गिरेगी तो क्या है, सेम अमाउंट में, इन केस अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी है, तो हमारा रुपी का डेप्रिशिएट हमारे लिए बेनिफिशियल है, एक्सपोर्ट के लिए बेनिफिशियल है। तो ये सही बात है। एक्सपोर्टर विल फेच मोर डॉलर्स, वही पुराने वाली बात की, डॉलर ज़्यादा मिलेंगे, डॉलर नहीं मिलेंगे रुपी डेप्रिशिएट होने पे। डॉलर हमेशा सेम रहेगा, इनफैक्ट कम हो सकता है, कि मुझे लगे कि भाई मैं $1 में
पहले वो क्या बोलते हैं, जैसे वही सेम चीज़ की $1 60 के बराबर है, $1 60 के बराबर है, तो हम क्या कर रहे थे कि कोई चीज़ बेच रहे थे जिससे कि $10 का जिसका रेट था, तो हमें कितने ₹600 देने पड़ रहे थे, है ना। तो कोई चीज़ बेच रहे थे तो ₹600 हमको मिल रहे थे एक्सपोर्ट करते हुए। अब हमको क्या हुआ कि रुपी डेप्रिशिएट होके ये हो गया 70 का हो गया, रुपी डेप्रिशिएट होके 70 का हो गया, तो अब वहाँ तो डॉलर का रेट तो वही वही उस चीज़ का रेट तो $10 ही है अभी भी, वहाँ मार्केट में $10 है, लेकिन अब हमको क्या है ₹700 मिलेंगे, क्योंकि 70 हो गया है, रुपी डेप्रिशिएट हो गया 70 हो गया है, तो अब हमको ₹700 मिलेंगे। तो हम अगर चाहें अपने ट्रेड को और कंपिटिटिव बना के हम इनको बोलें कि भाई इसको डॉलर जो उसका इसका जो आप चीज़ ले रहे हो हमसे उसका रेट $9.5 है, तो भी हमको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमको तब भी इस पिछले वाले अमाउंट से ज़्यादा ही रुपए मिलेंगे। तो क्या है, डॉलर कम हो सकता है, लेकिन हमारा जो रुपी टर्म्स में पैसा है, वो रुपी टर्म्स में जो हमको रुपीज़ मिलने हैं ट्रेड के, वो ज़्यादा ही मिलेंगे। तो डॉलर टर्म्स में कभी हमारे चेंजेस नहीं आएंगे, ज़्यादातर चांसेस है। तो क्या है कि एक्सपोर्टर विल फेच मोर डॉलर्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, वही समझाया मैंने कि नहीं होगा, डॉलर ज़्यादा नहीं मिलते हैं। डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज, तो वही बढ़ेगी ही। अगर हम डॉलर के रेट दिखाया मैंने अभी कि अगर हम 10 से 9.5 करेंगे किसी का रेट, तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपेटिटिव हो जाएगा और देशों के मुकाबले में कंपेटिटिव हो जाएगा, तो हमारी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सपोज ड्यू टू हायर डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रुपी स्टार्टेड डेप्रिशिएटिंग, तो अब हमारे देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी बोला है कि रुपी इन्फ्लेशन से डेप्रिशिएट होता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब इन्फ्लेशन होगी तो चांसेस है कि रुपी डेप्रिशिएट हो। बट आरबीआई यूज्ड फॉरेक्स रिजर्व टू प्रिवेंट द डेप्रिशिएशन ऑफ रुपी, तो आरबीआई ने क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जाके डॉलर बेच दिए और रुपीज़ खरीद लिए, तो उससे क्या हो गया कि हमारे रुपीज़ की जो है डिमांड बढ़ गई और शॉर्टेज हो गई ना मार्केट में, वो मार्केट से उसने पैसा उठा लिया और डॉलर भेज दिए, तो डिमांड बढ़ गई, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या है रुपी अप्रिशिएट होगा। तो क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमारा हमारा डोमेस्टिक में हायर इन्फ्लेशन है, इंडिया में हाई वो इन्फ्लेशन है, और फिर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा था, लेकिन आरबीआई ने उसको फॉरेन एक्सचेंज में रिजर्व में जाके उसको डेप्रिशिएट होने से बचा लिया सॉरी। तो देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट विल इंक्रीज, रियल इफेक्टिव रेट विल डिक्रीज, एक्सपोर्ट विल बिकम मोर कंपेटिटिव एंड नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। देखो अगर रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो हमारा ट्रेड कंपेटिटिव बन सकता है, लेकिन अगर डेप्रिशिएट नहीं हो रहा है और साथ में इन्फ्लेशन भी है, इन्फ्लेशन से क्या है हमारे यहाँ के प्रोडक्ट और महंगे हो गए, तो महंगे की डिमांड वैसे भी कम ही होती है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो गलत ही है। तो अगर हम यहाँ एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो डी एलिमिनेट हो जाएगा, सी एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमारे पास 1 और 4 में से सही कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ट्रेड कंपेटिटिवनेस में। देखो अभी बोला मैंने कि क्या होगा, हमारा जो क्या है इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो ट्रेड कंपेटिटिवनेस में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड की तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन से हमारे ट्रेड की कंपेटिटिवनेस कम होगी, वो हमेशा याद रखना है। तो अगर कम होगी तो चौथा भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए है। पर वो कैसे है वो मैं बोलता हूँ कि जो रियल एक्सचेंज रेट होती है वो उसका फॉर्मूला है कि नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई, फिर है कि जो डोमेस्टिक मार्केट है जैसे इंडिया की मार्केट के जो प्राइसेस है किसी जो भी चीज़ हम खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसके टू डिवाइडेड बाय अब्रॉड प्राइस के, है ना। तो अभी जो डोमेस्टिक प्राइसेस जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है उसको हम रुपीज़ के टर्म्स में लिखते हैं। रुपीज़ के टर्म्स में कैसे चेंज करते हैं, नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान लो कि है $1 जो है वो 70 रुपीज़ के बराबर है। अब भाई $1 में हम 70 रुपये खरीद सकते हैं, लेकिन $1 में कितने डॉलर खरीद सकते हैं, $1 में कितने डॉलर खरीद सकते हैं, तो 1 से बट डिवाइडेड बाय 70, तो ये क्या आ जाएगा, 0.014 ये आ जाएगा। तो ये $1 में इतना ही डॉलर मिलेगा भाई, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लियर हो गया हो कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट का जो फॉर्मूला है वो नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस बाय अब्रॉड प्राइस, ठीक है। फिर नॉमिनल एक्सचेंज रेट मान लो हमारा अभी डॉलर चल रहा है कि $1 70 का मिल रहा है, मतलब $1 में 70 रुपये खरीद सकते हैं, लेकिन ₹1 में कितने डॉलर खरीद सकते हैं हम, वो हो जाएगा 1/70 हो जाएगा। तो ये हमारा रुपीज़ टर्म में है कि हमारा $1 में इतने डॉलर मिल सकता है हमको, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप आपको समझ आ गया हो। अब क्या था
कि अब हमारा रियल एक्सचेंज रेट निकालनी है हमको। रियल एक्सचेंज रेट क्या है, फिर वो 0.014 ये हमारा रुपीज़ के टर्म्स में डॉलर मिलेगा हमारे को, मतलब 1 रुपये में इतना डॉलर मिलेगा, गुणा अब डोमेस्टिक प्राइस क्या है। डोमेस्टिक प्राइस मान लो हमारे पास अभी किसी चीज़ का 100 है, या फिर फॉर द कैलकुलेशन पर्पज़ हम इसको अभी के लिए 70 रखते हैं, और नीचे जो डॉलर है वो हमको 1 डॉलर में मिल रहा है ये सब, है ना। ठीक है, अब क्या हो गया कि हमारी इन्होंने लिखा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मतलब ये वाला चीज़ बढ़ेगी, और ये जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो घटने नहीं दी आरबीआई ने, तो ये घटने नहीं दी तो क्या हो जाएगा कि ये 0.014 ही रहेगा। ये 70 की जगह क्या हो गया, ये हो गया जो चीज़ है वो अब 80 रुपये की हो गई। 80 रुपये की होगी, नीचे यही रहेगा। तो हम ऑब्वियस सी बात है, या ये बढ़ेगा या ये बढ़ेगा, तो हमेशा से रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी बढ़ेगी। अगर ये बढ़ेगा मतलब डॉलर बढ़ेगा, डॉलर के मतलब इन्फ्लेशन अमेरिका में बढ़ गई, इन्फ्लेशन जो है ज़्यादा हो गई अमेरिका में, ज़्यादा हो गई अमेरिका में इन्फ्लेशन, जो जब ये बढ़ेगा तो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो कम होगी। लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या है, क्योंकि वहाँ स्टेबल इन्फ्लेशन ज़्यादातर रहती है, और जो हमारा रुपी है वो भी प्लंज होता रहता है कि वो 80, 82, 82, 83 ऐसा होता रहेगा, और हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी हाई रहती है। तो क्योंकि बहुत फ्लक्चुएशन है फूड एंड फ्यूल में, तो क्या है हमारे ज़्यादा चांसेस है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है इंक्रीज होगी। इफ जो रियल एक्सचेंज रेट है ये, और इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसको मैं और फिर से बोलूँगा कि इन टॉपिक पे रीर नीर ये जो है इन पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो आप वो वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन ये बेसिकली जो रियल एक्सचेंज रेट है वो किसी एक कंट्री, जैसे हम यूएस के साथ कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक बड़ी बास्केट ऑफ जो कंट्रीज़ है, मतलब इतनी दुनिया की इतनी सारी कंट्रीज के साथ हमने अपने जो है एक्सचेंज रेट को कंपेयर करना है, तब उसके लिए इसको क्या है इफेक्टिव एक्सचेंज रेट बोलते हैं, कि उसको एक एक बास्केट के रूप में उसको चेंज करते हैं और फिर उसके थ्रू कंपेयर करते हैं। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसका आंसर ए ये है कि विल इंक्रीज, तो आंसर ए हो जाएगा। पर कैसे होगा वो आपको समझ आ गया होगा कि जब भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट या तो ये होगा कि क्या है रुपये अप्रिशिएट हो रहा है, और या फिर दूसरा क्या हो रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि रीर जो है वो इंक्रीज होगा, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्या है क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लोज। तो ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन की, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन हैपनिंग एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर ट्रेड एंड फाइनेंशियल फ्लो। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि देयर इज अ इंटरनेशनल अथॉरिटी विद द पावर टू फोर्स यूज द पर्टिकुलर करेंसी। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि दो देशों के बीच में ये डिक्टेट करे कि तुम ये करेंसी यूज़ करो अपने ट्रेड के लिए, तो ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास, कि बोल देगा कोई डब्ल्यूटीओ है या फिर कोई यूएन आ गया, वो सब कोई करेंसी किसी ने फोर्स नहीं की है। डॉलर इसलिए लिया गया है क्योंकि वो स्टेबल है, डॉलर स्टेबल है, उसके अमेरिका की पावर है कि वो बेसिकली उसको प्लंज नहीं इतने जल्दी होने देगा, या उसकी इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी, मिलिट्री है इतनी पावरफुल, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन इतने पावरफुल है, तो इतने जल्दी वो वहाँ इंस्टेबिलिटी नहीं आती, इसलिए डॉलर डॉलर लिया जाता है। देयर इज अ बास्केट ऑफ करेंसी विच कैन ओनली बी यूज्ड, ओनली आ गया तो वैसे भी यूपीएससी के क्वेश्चन में ओनली के ज़्यादातर चांसेस है कि वो गलत हो। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो ऐसा नहीं है कि भाई आज ये प्ले 5 करेंसी है अब तुम इसमें से ही करो, वही कोई डिक्टेट नहीं करता है, ये अपनी चॉइस होती है उन दो कंट्रीज़ की। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। करेंसी विच मेंटेन अ स्टेबल परचेजिंग पावर, वही कि इसकी इन्फ्लेशन बढ़ नहीं रही है घट नहीं रही है, कल को कुछ हो गया तो एकदम से शूट हो गई इन्फ्लेशन, और वो क्या है डॉलर की वैल्यू कम ज़्यादा हो गई। ठीक है, और जनरली एक्सेप्टेड फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज आर जनरली एक्सेप्टेड, वही कि जो इजीली किसी भी करेंसी के साथ क्या है कन्वर्ट हो जाए, जिसमें ज़्यादा लीगल इशू नहीं हो कि भाई बहुत सारे पेपर वर्क करना पड़ रहा है तब जाके वो करेंसी कन्वर्ट हो रही है। तो वो ऑब्वियसली बात है, लोग फ्री मूवमेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो इस टर्म्स में डॉलर ज़्यादा इफेक्टिव है, इसलिए डॉलर को ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। अदरवाइज वैसे रशिया ने और इंडिया ने जो है अपनी अपनी करेंसी में क्या है ट्रेड किया हुआ है, जापान के साथ ट्रेड किया हुआ है, तो वो अपनी करेंसी भी एक अपनी चॉइस है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 4, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। तो रुपी जैसे डॉलर अभी इंटरनेशनलाइज है कि उसको हर जगह एक्सेप्टेबल है, और हर कोई उसको इम्पोर्ट के लिए एक्सपोर्ट के लिए यूज़ कर रहा है, तो
अगर ये रुपी को ऐसा बनना है तो क्या होना चाहिए कि इट मीन्स द यूज ऑफ रुपी फॉर ट्रांजेक्शन बिटवीन नॉन रेजिडेंट, कि दो अमेरिकन है और वो रुपी यूज़ कर रहे हैं, तो इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब यही है कि वो कोई और ही इंडियन यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई अमेरिकन है, ट्रेडर है, और वो ब्राज़ील के साथ कुछ ट्रेड कर रहा है और रुपी टर्म्स में कर रहा है, तो वही इंटरनेशनलाइजेशन हुआ कि दो नॉन रेजिडेंट है, इंडियन है ही नहीं, वो हमारे करेंसी को यूज़ कर रहे हैं, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी हो जाएगा। इट मीन्स यूज ऑफ रुपी ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, वही कि इंडिया का बंदा भी ट्रेड कर रहा है किसी भी कंट्री के साथ, नेपाल, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उस सबके साथ रुपी में ही कर रहा है, रुपी में कर रहा है, तो उसका क्या है, इंटरनेशनलाइजेशन का एक वो भी साइन है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसमें कि मिलिट्री कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्री प्लेज रोल इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ करेंसी, ऑब्वियसली क्योंकि वो स्टेबिलिटी, बॉर्डर के आसपास स्टेबिलिटी है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है बॉर्डर के पास, बॉर्डर के आसपास। हमारे यहाँ तो एक साइड से चाइना है, एक साइड से पाकिस्तान है, और छोटा मोटा इधर उधर से भी घुसपैठ या निकल ही आते हैं, कभी म्यांमार से निकल आते हैं, कभी बांग्लादेश से आ जाते हैं, तो वो सब चला रहता है। लेकिन अगर मिलिट्री कैपेबिलिटी हाई है कि आप अपने कंट्री को एक डिफेंड कर सकते हो, कि कल को कोई ऑल ऑफ सडन कुछ नहीं ऐसा हो जाएगा कि सारी दुनिया की जो मार्केट है वो ब्रेक डाउन हो जाए, सिर्फ क्योंकि हम वो लोग हमारी करेंसी यूज़ कर रहे हैं और हमारी करेंसी ऑल ऑफ सडन डेप्रिशिएशन में चले जाए, लैंडस्लाइड में चली जाए, तो उनका घाटा हो जाएगा फिर। तो ये तीनों ही चीज़ें चाहिए अगर रुपी की इंटरनेशनलाइजेशन होनी चाहिए, कि और लोग यूज़ करें अपने ट्रेड के लिए, हम लोग भी किसी और देश के साथ यूज़ करें, और हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी अच्छी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई हैज़ अलाउड रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्टली, क्या है, एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, कंसिडर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट क्या है, ये बेसिकली डेट मार्केट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या है, एक चिट है कि गवर्नमेंट उस पर अपना नोट लिखता है कि ये मेरी सिक्योरिटी है, कि मैं ये तुमको ये चिट दे रहा हूँ, और इस पे तुमको फिक्स किया है कि भाई 7%, 8%, 6% जो है वो ब्याज मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। और इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या लिखा होता है कि मेरे को अपना 10 बिलियन जो है वो जो बजट है, डेट है, वो फंड करना है, तो तुम इसमें पैसे लगाओ मेरे को फंड करने के लिए, मेरे डेट फंड करने के लिए। अगर पैसे लगाओगे तुमको इतने टाइम बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, वो तुम्हारे पैसे 7% की ब्याज के साथ वापस मिलेंगे, तो वो हो गई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब यहाँ क्या लिखा है, रिटेल इन्वेस्टर, आरबीआई हैज़ अलाउड रिटेल इन्वेस्टर टू डायरेक्टली एक्सेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें पहला क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स विल बी अलाउड बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट देख लेते हैं। प्राइमरी मार्केट क्या है, जहां कोई भी कंपनी अगर पहली बार शेयर मार्केट में अपनी जो है शेयर्स बेचने के लिए उतरी है, जो भी फर्स्ट टाइम उतरी है, वो क्या है, वो प्राइमरी मार्केट में ही अपनी जो है शेयर को लॉन्च करती है या बेचती है, तो वो उसको आईपीओ भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, की पहली बार कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपनी शेयर को बेच रही है। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी बेच रहे हैं, अब वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेंगे, तो सेकेंडरी मार्केट में भी, प्राइमरी में पहले क्या होता था कि जो है रिटेल इन्वेस्टर नहीं अलाउड होते थे, लेकिन सेकेंडरी में हर कोई भी शेयर खरीद सकता है। प्राइमरी में क्या होता था कि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स है वो बैंक्स है, एनबीएफसीज है, वो सब ही पहले क्या है, अलाउड थे। तो ठीक है, ये हो गया इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर विल बी अलाउड बोथ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। चलो देखते हैं, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट इन द नॉन कम्पिटिटिव ऑक्शनिंग process of G securities, government securities in primary market. It will help in reducing the cost of borrowing for government. ठीक है, फिर हम इसको क्या है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी कि क्या है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है कि पहले क्या होता था, अर्लियर रिटेल जो इन्वेस्टर है वो नहीं अलाउ थे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में, हालांकि वो जो सेकेंडरी मार्केट में वो अलाउ थे। सेकंड क्या है कि देन आफ्टर सम टाइम इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर वर अलाउड टू परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट बट नॉट डायरेक्टली, बट थ्रू एन बैंक्स और एनबीएफसी, बैंक और एनबीएफसी ले लें पहले प्राइमरी मार्केट से, फिर रिटेल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल कोई बंदा जो है इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो कोई इंस्टीट्यूशन के नाम के थ्रू वो नहीं आया कि कंपनी है या कुछ और है, तो कि आपकी बैंक से वो हम लोग रिटेल इन्वेस्टर खरीद सकते थे, फिर इतना अलाउड किया। फिर 2021 में क्या हो गया कि इंडिविजुअल जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको भी अलाउ कर दिया परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट, उनको अलाउ किया गिल्ट अकाउंट। अब ये गिल्ट अकाउंट आप गूगल में सर्च करोगे तो आ जाएगा, 2 लाइन में डेफिनेशन आ जाएगी। गिल्ट अकाउंट विद आरबीआई
अंडर रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये रिटेल डायरेक्ट स्कीम निकाली और कि इंडिविजुअल भी गिल्ट अकाउंट खोल सकता है, गिल्ट अकाउंट खोलेगा और उसको क्या है जो प्राइमरी मार्केट में है वो क्या है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे पैसा लगा सकता है। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया हो कि पहले अलाउड ही नहीं था प्राइमरी मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर, फिर थोड़ा अलाउ किया, लेकिन इंस्टीट्यूट बैंक और एनबीएफसी के थ्रू डायरेक्टली वो नहीं खरीद सकता था। फिर 21 में क्या हुआ कि उनको अलाउ कर दिया, उनके गिल्ट अकाउंट खोल दिए, रिटेल डायरेक्ट स्कीम लाई। फिर व्हेन गवर्नमेंट वांट्स मनी इट इशू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट एंड बैंक एंड एनबीएफसी कॉल्ड, उनको प्राइमरी डीलर बोलते हैं कि वो प्राइमरी डीलर है, वो ज़्यादातर उसी मार्केट में डील करता है। पार्टिसिपेट इन बीडिंग, तो क्या होता है सरकार अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालती है और फिर बैंक्स है, एनबीएफसीज है और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बोली लगाएंगे, इसकी बोली लगाएंगे कि अच्छा ठीक है, मैं ये जितने ज़्यादा लोग बोली लगाएंगे, जितने ज़्यादा लोग ऑक्शनिंग में प्रेजेंट रहेंगे या जितनी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी इसकी इसकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी, उतना ही कम इंटरेस्ट रेट क्या है देना पड़ेगा सरकार को लोगों के लिए। तो जितने कम लोग बिडर जितने कम बिडर होंगे उतना ज़्यादा सरकार को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अदरवाइज ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की तो क्या है उसके रेट उसके उस पर इंटरेस्ट रेट सरकार को कम देना पड़ेगा, सरकार को कम देना पड़ेगा। तो अब क्या होता है कि उन्होंने सरकार ने क्या है अपना जी सिक्योरिटी निकाली और लोगों ने ऑक्शन किया, बैंक्स ने, एनबीएफसी ने, और एक इंटरेस्ट रेट फिक्स हो गई कि भाई अच्छा 7% मिलेगा लोगों को, 7% लोगों को मिलेगा। अब इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद अब वो जो प्राइमरी रिटेल इन्वेस्टर्स है वो इस परसेंटेज पे जो फिक्स हो गई अब इस पे अब वो क्या है खरीद सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, डायरेक्ट वो ऑक्शन में नहीं बैठ सकते हैं। तो क्या है वही वही हमने पढ़ा कि जो थ्रू ऑक्शनिंग थ्रू इंटरेस्ट रेट गेट डिस्कवर्ड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बीडिंग होगी, फिर हमारे को पता लगता है कि हम लोगों को पता लगता है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे। इफ देयर आर लेस बैंक एंड एनबीएफसी इंटरेस्टेड इन द परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी देन इंटरेस्ट रेट मूव अप। वही मैंने बोला कि जित कम लोग इंटरेस्टेड होंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सरकार को कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो सरकार के लिए वो बोरोइंग सस्ती हो जाएगी। वो बोरो ही कर रहे हैं बेसिकली, लेकिन मार्केट से कर रहे हैं, किसी डायरेक्ट एक बंदे से नहीं उठा रहे, सिक्योरिटीज निकाल रहे हैं, लोग उस पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उस पर इंटरेस्ट मिलेगा इसलिए। नाउ इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन बीडिंग ऑक्शनिंग प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट बट आर ओनली पैसिव पार्टिसिपेंट डायरेक्टली नहीं वो उसमें ऑप्शनिंग में जा रहे हैं, कॉल्ड नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग। वही वो ऑप्शन में दिया हुआ है, नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं प्राइमरी रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, तो ये है कि वो प्राइमरी वो ये हो गया। फिर नॉन कम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं और फिर बैंक पार्टिसिपेट्स इन बैंक एनबीएफसी पार्टिसिपेट इन बिडिंग ऑक्शनिंग प्रोसेस, उनको कम्पिटिटिव बिडिंग बोलते हैं। एंड इंटरेस्ट रेट डिस्कवर होता है, फिर इसके बाद इंडिविजुअल वही चीज़ सेम समझाइए कि जब इंटरेस्ट रेट का पता लग गया फिर रिटेल इन्वेस्टर को जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उस इंटरेस्ट रेट पे बेच दी जाती है। और इफ अगर उन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करना पड़ता है ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्राइमरी मार्केट में, फिर उस इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर जो प्राइमरी जो रिटेल इन्वेस्टर है उनको अलाउ कर दिया, इससे ये होगा कि अलाउ रिटेल इन्वेस्टर विल ब्रॉडन बेस ऑफ इन्वेस्टर, कि एक तो इन्वेस्टर ज़्यादा लोग हो जाएंगे, पहले 4 बैंक थे अब रिटेल से ये ढेर लग गया, इधर ये इतने ज़्यादा हो गए, बेस बढ़ गया। दूसरा क्या है कि उससे ज़्यादा लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे, ज़्यादा लोग परचेज करेंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो उससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और क्या है सरकार को सस्ती बोरोइंग पड़ेगी कि पहले 7% देना था अब उनको 5% देना है उस पर इंटरेस्ट रेट, तो बात खत्म हो गई। और आरबीआई एन मैनेज द इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, आरबीआई जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बेचता या खरीदता है तो उसमें, और ये ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है ई कुबेर नाम का प्लेटफॉर्म है, उस पर ये जो लोग हैं वो बॉन्ड खरीद और बेच सकते हैं। वही बात है, बात खत्म। ठीक है, तो इसका ये हमारा आंसर जो है तीनों ही है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में रिटेल अलाउड कर दिया है अब, और वो नॉन कम्पिटिटिव ऑक्शनिंग करते हैं, और क्या है इससे कॉस्ट बोरोइंग की सरकार की बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएंगी। तो इसमें तीनों सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिक्योरिटीज मार्केट। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर इशूड थ्रू ऑक्शंस कंडक्टेड ऑन ई कुबेर विच आर कोर बैंकिंग सोल्यूशन। वही अभी पढ़ा कि ई कुबेर के थ्रू ही ऑक्शनिंग होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, और वो आरबीआई करता है। Negotiated dealing system order matching is a secondary market for government securities. तो ये भी एक तरीके का सेम ही प्लेटफॉर्म है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग इज अ सेकेंडरी मार्केट फॉर अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए वो सेकेंडरी मार्केट है, ये फैक्चुअल चीज़ है, इसमें समझने वाला कुछ है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा बोथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टेट डेवलपमेंट लोन
सही है उसके बारे में। तो इट कैन बी यूज्ड अंडर एसएलआर और बैंक। तो एसएलआर आपको पता होगा, अगर नहीं पता है एसएलआर का मतलब है कि मान लो बैंकों के पास 100 रुपये डिपॉजिट आया है, तो 100 रुपये डिपॉजिट में से वो कुछ परसेंट उनको अपने पास रखना पड़ता है। वो लोन नहीं दे सकते, ऐसा नहीं कि 100 रुपये और 100 का 100 लोन दे दिया, नहीं, 100 रुपये में से कुछ परसेंट उनको एसएलआर रखना पड़ता है अपने पास बैंक में। तो एक ये हो गया। दूसरा सीआरआर होता है कि बैंकों को कुछ परसेंट आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है, आरबीआई के पास भी रखना पड़ता है, और उस पर भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वो उनको पार करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, एसएलआर क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, वो होता है कि एक तो कैश हो गया कि वो जो बैंक में कैश रखा है। दूसरा होता है कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदते हैं, तो स्टेट डेवलपमेंट लोन एक टाइप का गवर्नमेंट सिक्योरिटी ही है। तीसरा है कि गोल्ड है और कोई, या फिर फॉरेन करेंसी तो इनके पास नहीं होती है, वो सिर्फ आरबीआई हैंडल करता है। तो ये हो गया, एसएलआर हो गया, और सीआरआर आरबीआई के पास उसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है। तो ये क्या है कि इट कैन बी यूज्ड अंडर एसएलआर बाय बैंक्स। तो ये भी है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, स्टेट डेवलपमेंट लोन की, स्टेट को डेवलपमेंट पे लोन देना, तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। इट इज़ अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, और आरबीआई मैनेज फॉर पब्लिक डेट ऑफ स्टेट। तो हाँ, वो जो है स्टेट के जो डेट है वो आरबीआई मैनेज करता है। तो हम इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी, कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट, तो वही ट्रेड होता है वो प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में, एंड उसको इशू कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ 4 प्रकार की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ये इंपॉर्टेंट है। जीसेक जो है वो 4 प्रकार की है। वो एक है ट्रेजरी बिल, उसको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। कैश मैनेजमेंट बिल, इसको कौन इशू करता है, सिर्फ सेंटर इशू करता है। डायरेक्ट सिक्योर डेटेड सिक्योरिटीज, इसको भी कौन इशू करता है, सिर्फ सेंटर इशू करता है। स्टेट डेवलपमेंट लोन, इसको सिर्फ स्टेट इशू करता है। तो ये 4 है, 3 इसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है और एक स्टेट। फिर है एसडीएल, स्टेट डेवलपमेंट लोन जो है वो एज अ एसएलआर भी रख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ लिखी है कि एसडीएल हैव अ मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर। तो 1 साल से ज़्यादा के, 1 साल के बाद की मैच्योरिटी होती है कि भाई 1 साल के बाद, अच्छा इतने जो हमने लोन लिया है इसको हम वापस करेंगे, 2% ब्याज जो है इंटरेस्ट देंगे। एज पर आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई मैनेज पब्लिक डेट ऑफ स्टेट। तो स्टेट का जो पब्लिक डेट है वो आरबीआई मैनेज करती है, और किसके थ्रू, कैसे उसको ये पावर मिली है, तो आरबीआई एक्ट के थ्रू इसको पावर मिली है। ठीक है। फिर जो हमारा जो अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा है, इसका कौन सा पढ़ा है हमने, 59 क्वेश्चन जो हमने 58 क्वेश्चन पढ़ा है, तो इसमें ये तीनों ही सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग कैश मैनेजमेंट बिल। तो कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में क्या सही है, कि इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो हमने अभी पढ़ा। इट इज यूज्ड टू फंड फिजिकल डेफिसिट, नहीं, ये बंद कर दिया है सरकार ने कि भाई बैंक्स जो है आपके क्या है, या जो आप मार्केट से फिजिकल डेफिसिट को फंड करने नहीं जा सकते, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर इट कैन बी यूज्ड फॉर अ टेम्परेरी मिसमैच ऑफ इन द कैश फ्लो ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को कैश फ्लो में मिसमैच हो रहा है, तो उसको फुलफिल करने के लिए, ये शॉर्ट टर्म टेम्परेरी मिसमैच को पूरा करने के लिए कैश मैनेजमेंट बिल होता है। तो इसका आंसर डी है। तो इसमें हमारा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि क्या है। 2010 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने आरबीआई के साथ कंसल्ट करके ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट जो है इंट्रोड्यूस किया, कैश मैनेजमेंट बिल। उसमें क्या है, इट इज़ नॉट टू फंड फिजिकल डेफिसिट, सरकार के फिजिकल डेफिसिट को फंड करने के लिए नहीं है ये किस चीज़ के लिए, मीट टेम्परेरी मिसमैच। तो टेम्परेरी मिसमैच होता है कैश फ्लो में, कैश फ्लो कैश मैनेजमेंट बिल। तो ये याद रखने के लिए आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी, तो ये स्टेट गवर्नमेंट भी नहीं रिलीज कर सकते हैं, तो वो भी ध्यान रखना है। तो कैश मैनेजमेंट बिल हैव बीन जेनरिक कैरेक्टर ऑफ ट्रेजरी बिल, तो ये ट्रेजरी बिल की तरह ही है। तो इसकी मेच्योरिटी है लेस देन 91 डेज होती है। तो ये 91 डेज से पहले पहले वापस भी कर देना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये है ट्रेजरी बिल। क्या होता है, अभी पढ़ा हमने टी बिल। ये भी एक शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट है, इशू जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। इसकी मेच्योरिटी 1 साल से कम होती है। इसको ऐसे 91, 180 और 364 डेज के मेच्योरिटी होती है इसकी। तो 1 साल से कम कम ही इसकी क्या होती है, मेच्योरिटी होती है। और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ट्रेजरी बिल पे हमेशा ध्यान रखना, इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मान लो 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकाली सरकार ने, अब इसको सरकार इंटरेस्ट नहीं देगी कि 100 का 102 हो जाएगा या 4 हो जाएगा, नहीं, इसको सरकार डिस्काउंट पे बेचती है। डिस्काउंट पे बेचती है, मान लो उन्होंने 98 रुपीज़ में बेच दिया, और ये फिक्स है कि भाई जब तुम वापिस बेचोगे सिक्योरिटी को तो तुमको क्या है, 2 रुपये एक्स्ट्रा वो जो है मिलने मिलने, तो 100 रुपये में तुम वापिस बेच सकते हो। तो यहाँ फिक्स है, आपको पता है कि भाई 1 साल से पहले पहले मेरे को 2 रुपये का मुनाफा होने वाला है 100 रुपये पे। तो ये ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल पे इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। वो 1 साल से
और ये 1 साल से क्या है, कम कम की मैच्योरिटी का है, तो ये शॉर्ट टर्म डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करती है। फिर डेटेड सिक्योरिटीज़ क्या है, डेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैव ए टेन्योर ऑफ मोर देन ईयर, 1 ईयर अप टू 40 ईयर्स। तो डेटेड सिक्योरिटी होती है लॉन्ग टर्म होती है, जिनका 1 साल से 40 साल तक क्या है मैच्योरिटी पीरियड रहता है, तो वो होती है डेटेड सिक्योरिटीज़, को भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिलीज करती है। दूसरा स्टेट डेवलपमेंट लोन है, उसको स्टेट यूज़ करता है, उसकी भी मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होती है, SDL की, स्टेट डेवलपमेंट लोन, और उसको स्टेट गवर्नमेंट ही निकालती है और वही फुलफिल करती है। ठीक है, ओके। तो ये हमारा ये 59th क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर वही हमने देख लिया था, 1 और 3 है। सब है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मैंने बताया आपको क्या है ये। फिर मेंटेन्ड बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो है वो मेंटेन करते हैं, इट मेंटेन्स एज पर द RBI एक्ट। तो ज़्यादातर जो UPSC में भी ऐसा होता है कि आप अगर देखेंगे कि जो जहाँ ये लिखा है कि इस एक्ट के थ्रू ये बात हुई है, तो ये चांसेस है कि गलत हो ये चीज़, या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, तो उसमें भी चांसेस आपको एक रीथिंक देखने की, एक बार फिर से सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सही है, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये कि वो गलत हो। तो ये लिखा है कि इट इज़ मेंटेन्ड एज पर द RBI एक्ट 1934, तो ये गलत बात है। इसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949 क्या है 49 के अंडर इसको 1949 के अंडर इसको मेंटेन किया जाता है SLR को। ठीक है, जो 1934 है RBI एक्ट, इसके अंडर CRR को मैनेज करते हैं, और जो BRA है, BRA 1949 के अंडर जो है क्या है SLR मैनेज होता है, SLR। तो ये है। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसमें कि कैन बी मेंटेन्ड एज अ कैश बैलेंस विद RBI। तो नॉर्मली होता है जो SLR होता है वो किस बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, बैंक को अपने पास ही रखना पड़ता है, मतलब वो कैश अपने पास ही रखना पड़ता है, वो हो गया SLR। तो लेकिन ये हो सकता है कि बैंक ने मान लो अब कैश भी अपने पास भी रखा है, और स्टेट डेवलपमेंट लोन भी दिया हुआ है, वो भी है, और गोल्ड भी है, लेकिन यहाँ इन्होंने RBI को भी CRR दिया है, CRR जितनी परसेंट है उससे ज़्यादा पैसे RBI के पास है। अब RBI के पास उससे ज़्यादा पैसे है, तो जो वो ऊपर का CRR से ऊपर का पैसा RBI के पास है उसको भी क्या है वो SLR मान सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ कैन लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कैन लिखा हुआ है, इसलिए ये सही है, अदरवाइज कुछ फिक्स लिखा होता कि भाई SLR इज ओनली मेंटेन्ड विद RBI, तो वो गलत हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है इसका, नेक्स्ट है कैश मैनेजमेंट बिल, ट्रेजरी बिल, डेटेड सिक्योरिटीज एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स ऑल आर कंसिडर्ड एज SLR। तो वो मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको क्या है कंसिडर किया जाता है, SLR भी कंसिडर किया जाता है। तो सही बात है, ये चीज़ सही है। तो यहाँ क्या है, पहला ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि ये BRA के अंडर होता है और ये अगली दो स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ का आंसर B हो जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।